दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.22 यानी 22वां क्वेश्चन है। जस्ट एज प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नेसेसरी इन साइंस, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी able to make rough estimates of quantities using rudimentary ideas and common observations। जहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे लेंथ हो, मास हो या टाइम हो। मॉडर्न डे साइंस में हम देखते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी हमें साइंस में रफ़ एस्टिमेट की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर हम चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों उल्टी चीज़ें हैं, प्रिसिशन और रफ़ एस्टिमेट। देखिए रफ़ एस्टिमेट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो थिंक ऑफ वेज बाय विच यू कैन एस्टिमेट द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना क्या तरीके हो सकते हैं कि हम रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं। वेर एन एस्टिमेट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ट्राई टू गेट एन अपर बाउंड ऑन दी क्वांटिटीज़। अगर कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर रफ एस्टिमेट लगाना भी मुश्किल है, तो हम एक अपर बाउंड, उसकी एक ऐसी सिचुएशन बताएं जहाँ पर हम उसको मोटे मोटे तौर पर कैलकुलेट कर सकें। तो पिछला क्वेश्चन में जोर दिया गया था प्रिसिशन के ऊपर, और इसमें जस्ट उसके अपोजिट रफ एस्टिमेट यानी रूडिमेंट्री आइडियाज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी दोनों ही चीज़ें हमारे साइंस में इंपॉर्टेंट है। तो इसके यहाँ पर कुछ पार्ट दिए हुए हैं और उसको लेकर हमें बताना है कि हम रफली कैसे उसको निकालेंगे, और अगर रफली भी नहीं निकालेंगे तो मोटे मोटे तौर पर उसका हम क्या आइडिया दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नाउ दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ए, द टोटल मास ऑफ रेन बियरिंग क्लाउड्स ओवर इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। तो यहाँ पर हमें कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ और हमें पूछा गया है कि मास कितना होगा क्लाउड्स का इंडिया के ऊपर जो होते हैं मानसून के दिनों में। तो कोई चीज़ हमें डेटा नहीं दिया हुआ, तो यहाँ सारा रफ एस्टिमेट ही लगाना होगा। यानी हमें यहाँ पर निकालना है मास। तो हमें एक रिलेशन मालूम है, मास या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। डेंसिटी हम निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर निकालना है मास ऑफ वाटर। तो अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए कि कितना वॉल्यूम है इन क्लाउड्स में, और डेंसिटी पता चल जाए, डेंसिटी हमें मालूम होती है, ठीक है, तो हम मास निकाल सकते हैं यहाँ पर। यानी हमारा जो डेंसिटी है रो है ना, वो हो जाएगी आपकी m अपॉन वी। तो हमें निकालना है मास विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रफ एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वॉल्यूम ऑफ क्लाउड से तो हमें पता चलेगा नहीं, लेकिन मानसून के दिनों में कितनी बारिश होती है इसका हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाता है। और हमारा सरफेस एरिया ऑफ इंडिया कितना है वो हमें रफ़ आइडिया, हमें उसको गैदर करना पड़ेगा, यानी एस्टिमेट ही लगाना पड़ेगा। तो एरिया जो है आपका इंडिया का, एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ इंडिया, सरफेस एरिया ऑफ इंडिया वो होता है आपका 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर, इतना होता है। ये आप कहीं से इस नॉलेज को ले सकते हैं, क्योंकि हम सारा काम यहाँ रफली कर रहे हैं। उसके बाद जो बारिश होती है मानसून के दिनों में, है ना, तो रेन वाटर या रेन कितनी होती है इंडिया के अंदर इन मानसून, तो वो भी एक आइडिया आप जो इसकी बॉडीज़ हैं वहाँ से रफ़ आइडिया ले सकते हैं। दैट इज़ रफ़ ओनली, है ना, वो भी रफ़ ही होगा। तो वो अबाउट होती है 1 मीटर, ठीक है। तो सारे रफ़ आइडिया लिए गए। तो यहाँ हम एग्जैक्टली प्रेसिशन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया एरिया ऑफ ए, और ये होगी हमारी रेन की, यानी होगी हाइट। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ इंडिया, सरफेस एरिया ऑफ इंडिया इंटू हाइट, यानी कितनी बारिश हुई, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, और ये हो जाएगी आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो बस यहाँ वैल्यू रख दें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3.3 इंटू 10⁻12, एच हो गया हमारा 1 मीटर, और ये हो गया 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ मास जो है हमारा आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻15 किलोग्राम। दिस इज़ योर रफ एस्टिमेट ऑफ द रेन वाटर इन क्लाउड्स। ना दिस इज सेकंड पार्ट। इसमें हमसे पूछा है मास ऑफ एन एलिफेंट कैसे बताएंगे आप रफली। तो आजकल तो बहुत बड़े बड़े बैलेंसेस आ गए हैं, वहाँ पर आप एलिफेंट का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। लेकिन अगर हमें रफ़ आइडिया ही लगाना हो तो क्या, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास मान लें एक बोट है ना, इस तरह से हम ले सकते हैं। बोट है एक वाटर के अंदर पहले से, और अपने वेट की वजह से वो कुछ डूबी हुई है। सपोज़ यहाँ पर इतनी डेप्थ है उसकी x1, और इसके अंदर आप फिर क्या करते हैं, एक हाथी को ले आते हैं। ये इस तरह से मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। एक, ठीक है, ये समझ लीजिए आप एलिफेंट है, लग नहीं रहा लेकिन ये एलिफेंट है। जैसे आप एलिफेंट को लेकर आते हैं इसके अंदर, तो ये जो बोट है थोड़ी सी और अंदर की तरफ डूब जाएगी अब उसके वेट से।
अब इसकी जो लेंथ जो डेप्थ होगी उसकी हो जाएगी x2, ठीक है। तो ये जो है बोट की बात कर रहा हूँ मैं इन वाटर, ठीक है। और ये आपका एलिफेंट है। अब इससे देखिए रफली कैसे हम पता लगाएंगे, हम यहाँ पर इसकी एक्चुअली वैल्यू तो पता नहीं चलेगी। यहाँ जो एरिया है इस बोट का, अगर वो एरिया है a, ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। इस एलिफेंट के इस बोट में आने के बाद ये कुछ वाटर इसका डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कुछ वाटर ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगी। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका जो मास होगा, है ना, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस एलिफेंट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ द एलिफेंट। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हमें पता है कि जो मास होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। तो मास यहाँ पर कैसे पता चल जाएगा, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इस एलिफेंट ने, है ना, और मल्टीप्लाई बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द बोट, और ये जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ इसने डिस्प्लेस किया, तो वो x2 माइनस x1 आ जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी इसकी हाइट, है ना, वाटर की हाइट, और ये बोट का एरिया। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा बाय दिस एलिफेंट, और डेंसिटी ऑफ वाटर से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है कि कितना वो डेप्थ नीचे जाएगी, तो एक रूडिमेंट्री आइडिया भी हम इसका रफ एस्टिमेट भी नहीं दे सकते। तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी, कितना इसकी वैल्यू होगी, क्वांटिटेटिवली क्या वैल्यू होगी। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है, जो उसका वेट आता है दैट इज़ 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। वो 10, 20, 50 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम रफली इस तरह आइडिया इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तूफान में स्पीड ऑफ विंड कैसे निकाल सकते हैं आप, उसका रफ आइडिया किस तरह से लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखिए यूज़ कर सकते हैं एक मेथड या एक आइडिया कि हम एक बैलून लें, ठीक है। ये आपका एक मान लीजिए बैलून हुआ, ठीक है, और उसको हम एक थ्रेड से यहाँ पर टाई कर देते हैं। ये हमने उसको अर्थ से टाई कर दिया, ठीक है, ये अर्थ है हमारे, यहाँ से वो टाई कर दिया। तो जब यहाँ पर कोई विंड नहीं होगी ना, यानी विंड की जो स्पीड होगी यहाँ पर ज़ीरो है, विंड स्पीड एट दिस टाइम इज सपोज ज़ीरो यहाँ पर। तो जैसे ही विंड चलेगी तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में विंड मूव करेगी उसी डायरेक्शन में बैलून जो होगा वो भी उड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए विंड की कोई स्पीड है, तो जब विंड की स्पीड ज़ीरो है तो बैलून बिल्कुल किस तरह से होगा, बिल्कुल वर्टिकल होगा। और जैसे ही विंड का कुछ फ्लो होगा उसकी वजह से ये जो है थोड़ा कुछ इस जगह पर आ जाएगा, यानी यहाँ लीजिए इसकी जो स्पीड हो, इसकी जो डायरेक्शन, इसकी जो पोजीशन होगी वो मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी अब आपका कुछ बैलून इस तरह से होगा। ये जो डिस्टेंस सपोज़ ये हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पर लिया, और कुछ देर के बाद वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए उसका टाइम हो गया t, यानी 0 टाइम से t टाइम तक यहाँ पर आया, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल की मान लीजिए x, और ये हाइट पर है h हाइट पर। तो यहाँ पर इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुँचने पर ये एक एंगल बनाएगा विद दिस वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो, ये ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, x/h, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर की इस बलून ने, t टाइम में कवर की, ठीक है। मान लिया हमने इसको t टाइम में कवर की। तो यहाँ से आप पहले तो x निकाल सकते हो विच इज़ h इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब इस t टाइम में अगर ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड निकल जाएगी विंड की, क्योंकि जो बलून की स्पीड होगी वही स्पीड विंड की होगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बलून दैट इज v इज इक्वल टू हो जाएगा x/t। तो x हम निकाल ही चुके हैं विच इज़ h tan थीटा एंड डिवाइडेड बाई t। तो एक तरह से फॉर्मूला बन गया आपका कि आपने कितनी हाइट पर बलून लिया हुआ है और कितनी हाइट, यानी कि अगर आपको हाइट मालूम हो जाए, ठीक है, और x कितना है, ये इसकी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन x। देखिए x को यहाँ पर कोई रोल है नहीं, हमें चाहिए थीटा, कितना थीटा से वो इंक्लाइंड हो गया, कितनी हाइट पर था और कितने टाइम में हुआ। तो इसकी हेल्प से आप इसकी स्पीड ऑफ विंड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पार्ट करते हैं इसका। तो दिस इज योर डी पार्ट, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। देखिए किसी के बाल गिनना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो किसी के भी बाल आप नहीं गिन सकते, लेकिन आप उसका एक रफली एस्टिमेट दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सारे गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो कि आप सब जगह हिसाब रख पाएँ। तो मान लीजिए किसी का जो है हेड जो है, अगर वो पूरी तरह से नहीं सही है, यानी कुछ बाल उसके पूरे हैं, हम ये मानकर चलते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ हेयर्स होंगे उसको हम पूरा ना कैलकुलेट कर हम उसमें एक पैच को कैलकुलेट कर लें जिसका एरिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इतना छोटा सा तो हम काम कर सकते हैं कि 1/1 यानी 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एरिया के अंदर आप हेयर काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ हेयर पहले आप निकालें, नंबर ऑफ़ हेयर इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए वो कुछ नंबर आता, मान लीजिए वो आता आपका नंबर n नंबर आर देयर, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपके पास कितने बाल हैं, मान लीजिए हमारे पास n बाल हैं। अब आप निकाल लें एरिया ऑफ हेयर, एरिया ऑफ हेड। अगर हमें एरिया ऑफ हेड पता चल जाए, देखिए ये भी एक रफ़ी आइडिया होगा, आप पूरी तरह से हेड का एरिया निकाल नहीं सकते क्योंकि वो इरेगुलर एक फिगर होती है, ठीक है, वो भी नहीं निकाल सकते। तो रफ़ी सब यहाँ चल रहा है, रूडिमेंट्री आइडियाज़ चल रहे हैं। तो मान लीजिए वो एरिया ऑफ हेड आपका आ गया ए, ठीक है, और वो हमने निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। एरिया भी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में n हेयर है, तो एरिया ए में कितने हेयर होंगे, तो बस आप निकाल सकते हो टोटल हेयर यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ हेयर और स्ट्रैंड्स, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास n इंटू ए। तो ये आपके पास एक टोटली नंबर आएगा। दिस इज n पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना, टोटल नंबर n पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 सेंटीमीटर में निकाले गए नंबर को आप टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ हेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक तरह से, इसके लिए अगर हमें अपर बाउंड बताना हो कि भाई कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ रफ एस्टिमेट तो ले नहीं सके, तो कितना एक यहाँ पर वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इट इज़ अबाउट 10⁻8, है ना। इसका अगर हम एस्टिमेट लगाएं, अपर बाउंड लें, कितना ज़्यादा हो सकता है अपर बाउंड ऑफ हेयर, वो हो जाता है आपका 10⁸8। इतने बाल आपके सर पर अमूमन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम, ठीक है। टोटली एक रफ आइडिया लगेगा इसका। पहले तो हम मान लेते हैं हमारी जो क्लासरूम का साइज़ है, साइज़ ऑफ क्लासरूम वो है अमूमन जितना होता है, ले लेते हैं 10 मीटर बाई 6 मीटर बाई 8 मीटर, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। 10, 8, 6 ऐसे ले लो आप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, टोटल कितना हो जाएगा ये, अब 320 मीटर क्यूबिक, इतना हमारा मान लीजिए क्लासरूम का वॉल्यूम है। हमें निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स के लिए वॉल्यूम का होना पता होना जो ज़रूरी है, तो उसके लिए रफ एस्टिमेट हमने यहाँ लगा लिया। तो एक चीज़ हमें ये मालूम है कि 21 मोल अगर हम लेते हैं, अगर हम कोई भी गैस लेते हैं 1 मोल, तो उसके अंदर उसका जो वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम वो गैस, कितना वॉल्यूम गैस लेती है, 1 मोल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम कंटेन करते हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एक मोल कितना वॉल्यूम ले रहा है वो हमें पता चल गया इन लीटर, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूबिक में आ गया। अच्छा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूबिक में कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूबिक, है ना, 1 मीटर क्यूबिक में कितने, 1 मीटर क्यूबिक में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया 22.4, यानी इस नंबर को नीचे डिवाइड करें तो 1 मीटर क्यूबिक में कितने मॉलिक्यूल आए, ये आ गया। अब हमारे पास है इतना वॉल्यूम, अगर 1 मीटर, देखिए यूनिट मेथड हो गया यहाँ पर, 1 मीटर क्यूबिक में इतने मॉलिक्यूल्स, तो हमारी क्लास का वॉल्यूम ये है 320 मीटर क्यूबिक। तो हम क्या करेंगे, इसको 320 मीटर क्यूबिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पर हमने सब अपना आइडिया लिया, आप कुछ भी आइडिया ले सकते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूबिक, और उसको आप 320 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम ऑफ क्लास ये हो गया 320। तो जब आप इसको मेज़र करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली आएगी 8.6 इंटू 10⁻27। तो ये एक रफ आइडिया हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 10⁻27 होगा। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।
तो इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। तो और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।